फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके एक बार अपने चैनल KCL नीट ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर नंबर 1 चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 और नीट की तैयारी कर रहे थे। उस क्लास का आज आखिरी लेक्चर है। जी हाँ, लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं और इसके बाद मैं एक लेक्चर लूंगा सारे चैप्टर से आए हुए नीट के क्वेश्चंस की, IIT JEE क्वेश्चंस की और उसके सोल्यूशंस की। आज लास्ट क्लास में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट से सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसको समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल क्या होता है इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मोल क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब कि आपसे बोलूं भैया एक दर्जन या एक डोजन कितना होता है, आप कहेंगे 12 पीस। मैं आपसे कहूं कि 1 सेंचुरी यानी एक शतक कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 पीस। ठीक है, आपसे मैं कहूं जैसे किसी भी मटेरियल को हम नंबर्स में काउंट करते हैं, दर्जन हो गया, सैकड़ा हो गया। किसी भी चीज को हम किलो में काउंट करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 10 क्विंटल, 50 टन। किसी चीज को हम लीटर में काउंट करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर। उसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स है, जो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स है, जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं, वो इतनी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन का आपको एक एटम कैलकुलेट करना है तो इतना हल्का, इतना छोटा है कि शायद आप उसको देख भी ना पाए। एक एटम का वेट निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि कॉपर के एक एटम का वेट निकालिए या आयरन के एक एटम का वेट निकालिए या एक एटम को कैलकुलेट करिए, काउंट करिए, तो वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि नंबर्स एटम बहुत छोटे होते हैं। अब इसको तरीका निकाला गया कि इसके लिए एक खास यूनिट दी गई। अवागाद्रो साहब थे, वो अवागाद्रो साहब जी ने एक खास नंबर दिया जिसको अवागाद्रो नंबर कहते हैं। उन्होंने कहा किसी भी कंपाउंड के एक मोल, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मोल। मोल क्या कहा उन्होंने कि यूनिट है। जैसे हम दर्जन को तोलते हैं, किलो को तोलते हैं, वेट में तोलते हैं, लीटर में लेते हैं, उसी तरह से एटम्स को काउंट करने का एक यूनिट है मोल। और उन्होंने कहा एक मोल, किसी भी एटम का एक मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। जल्दी से मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कॉपर का एक एटम है, यानी कॉपर का एक एटम है, एक पार्टिकल है, तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर 6.023 इंटू 10 पावर 23, बाप रे कितना ज्यादा हो गया, इतने पार्टिकल्स को इकट्ठा करेंगे वो एक मोल के बराबर होगा। अब ये एक मोल के बराबर सभी के साथ होगा क्योंकि ये पार्टिकल नंबर बता रहा है, वेट नहीं बता रहा। ये पार्टिकल नंबर बता रहा है, यानी इतने पार्टिकल्स जो है वो एक मोल के बराबर होगा, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, जिंक हो, कोबाल्ट हो, मैग्नीशियम हो, निकेल हो, कुछ भी हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 दर्जन केला, 1 दर्जन आम, 1 दर्जन संतरा, 1 दर्जन अंगूर, अगर मैं आपसे कहूं तो सारे क्वांटिटी 12 ही होगी। क्यों 12 होगी? वो डिपेंड नहीं करता कि 1 दर्जन अंगूर का वेट कितना है, 1 दर्जन केले का वेट कितना है, 1 दर्जन आम का वेट कितना है, लेकिन क्योंकि वो एक जो दर्जन है वो नंबर को डिनोट करता है। उसी तरह से एक मोल 6.023 into 1023 नंबर को डिनोट करता है। अब एक मोल कॉपर, एक मोल जिंक, एक मोल आयरन, एक मोल कोबाल्ट, एक मोल निकेल या एक मोल कोई भी कंपाउंड का जो नंबर है वो हमेशा एक बराबर होगा, वेट अलग अलग होगा। एक मोल कॉपर का वेट अलग होगा, एक मोल आयरन का वेट अलग होगा, एक मोल निकेल का वेट अलग होगा, लेकिन सबके नंबर हमेशा सेम। क्योंकि जैसे केला 1 दर्जन उसका वेट अलग है, केला अमरूद 1 दर्जन उसका वेट अलग है, पपीता 1 दर्जन उसका वेट अलग है, लेकिन तीनों के नंबर 12-12-12। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। और अवागाद्रो ने ये मोल क्यों दिया? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हुआ करते थे, इतने कम हुआ करते थे कि उसको वेट करना, इकट्ठा करना मुश्किल है, तो अवागाद्रो ने मोल कॉन्सेप्ट का जन्म। अब मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं, इस पे बात करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल इन काउंट, बहुत छोटे होते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अवागाद्रो नंबर इज गिवन 6 पावर इंटू 10 पावर 23। ठीक है, जैसे 1 दर्जन बराबर 112 होता है, उसी तरह होता है मोल होता है। डेफिनेशन समझते हैं। अब मोल, इसको सिंबल जो है MOL, मोल इसका सिंबल होता है। is defined as the amount of substance that contains as many atoms, molecules or ions, electrons
एंड देयर एलिमेंट्री डेंसिटीज देयर आर कार्बन एटम एग्जैक्टली 12 ग्राम। इसमें जो 12 ग्राम कार्बन के बराबर जो नंबर होते हैं उसी को डिफाइन किया गया है कि वो मोल होते हैं। बस आपको याद क्या करना है कि 1 मोल इक्वल टू 1 अवोगाद्रो नंबर 6.022 × 1023। अब एक मोल जो है वो अलग अलग आधार पर कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक मोल जो है हम उसको अलग अलग बेसिस पे रख सकते हैं। याद रखना है यहाँ पे एक मोल अगर हम पार्टिकल्स को काउंट करें, मेरे बच्चों अगर हम पार्टिकल्स को काउंट करें, देखिए अगर हम पार्टिकल्स को काउंट करें तो एक मोल बराबर होगा 6.23 पार्टिकल, 6.022 पार्टिकल। अगर इसी को हम वॉल्यूम में काउंट करें एसटीपी पर या नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर, एक मोल जो है वो 22.4 लीटर ऑफ गैस के बराबर होता है। ध्यान आपको देना है कि 1 मोल इक्वल टू 6. अगर पार्टिकल की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23, और अगर 1 मोल इक्वल टू हम बात करें पार्टिकल के बाद वॉल्यूम की बात करें, ये होगा 22.4 लीटर। और अगर हम वेट की बात करें तो 1 मोल जो होता है वो कभी भी वो 1 ग्राम अमाउंट के बराबर, तो 1 ग्राम ऑफ एटम, उस एटम के 1 ग्राम या 1 यूनिट के बराबर लगभग माना जाता है। ये अलग अलग हिसाब से हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमको वहां पे समझ में आने वाला है। ठीक है, कुछ और बात जान लेते हैं। इसको सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वेट, मोल का, मोल इक्वल टू, हमेशा याद कर लीजिएगा, मोल इक्वल टू वेट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, वेट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपाउंड का जो वेट मोल होता है वो इस फॉर्मूले पे काम करता है, वेट ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर। अब इस चीज को समझिए, अगर किसी भी कंपाउंड का जो ये आपका, हम यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का एटम का वेट अगर 1 ग्राम रख दिया जाए तो 1 ग्राम रख देंगे तो ये 1 ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो लगभग जो आपका ये जो मोल मॉलिक्यूलर वेट है वो जो है वो 1 मोल के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल देख लेते हैं। जो सवाल देख लेते हैं वो सवाल कैसे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि इन सभी कंपाउंड्स को मोल में कन्वर्ट करें। ये कह रहा है कि सुगर केन यानी कि C12H22O11, सुगर में क्या होता है, स्टार्च, सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या दिया है, C12H22O11 में अगर 34.2 ग्राम केन शुगर है तो वो कितने मोल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो सुक्रोज है, यहाँ पे बात हो रही है सुक्रोज की, सुक्रोज कितना दिया है 34.20 ग्राम, 34.20 ग्राम सुक्रोज जो है वो कितने मोल के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा होता तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते 6.022 अगर यहाँ पे वॉल्यूम दिया होता तो हम यहाँ पे लगाते कॉन्सेप्ट 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। लेकिन यहाँ पे वेट देकर के पूछ रहा है, और वेट का मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था थोड़ी देर पहले, वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गया, वहां से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अप्लाई होगा कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई होगा मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में हमको वेट दिया हुआ है 34.20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें खुद से निकालना है और यहां से हमारा मोल जो है वो मालूम चल जाए। अब C12H22 और O11 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है, कैसे निकालते हैं भाई। कार्बन का होता है 12, यहां हो जाएगा 12 गुणते 12, चलिए प्लस। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणते 22, 22 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 22 एटम है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो 16 और 16 का गुणते हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 11, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 16 गुणते 11। अब कैसे काम करेंगे, 12 पर हमें 144, 22 एक कम 22 और 16 धम में 160 और 16 ये हो जाएगा 160 10 70 176। इसको जोड़िए।
अब ये आ जाएगा 6 2 8 4 12, 7 2 9 9 4 13 1 14 और 1 2 और 1 3, ये आ गया 342। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 342। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब बहुत जल्दी करना होगा, जब प्रैक्टिस बन जाएगी ना बहुत आराम से हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले रख दीजिए, फॉर्मूला क्या है? मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें मोल कैलकुलेट करना है, वेट कितना दिया है? दिस इज 34.20 और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला है? 342। अब आप इसको डिवाइड काटेंगे पीटेंगे तो 34.20 और अपॉन 342, तो ये इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? ये डेसिमल यहाँ हटाइए और यहाँ 2 जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से जीरो काटिए और ये आपका आ जाएगा 1/10 यानी 0.1 मोल। आंसर क्या आएगा इसका कि 34.20 ग्राम सुक्रोज में 0.1 मोल के बराबर होगा। इसका आंसर है 0.1 मोल। निकल गया आंसर, समझ आया कैसे किया आपने? यहाँ पे हमारा क्योंकि यहाँ पे वेट दिया था तो हमको वेट वाला लगाना फार्मूला, अगर दिया होता नंबर तो हम लगाते नंबर वाला फार्मूला, अगर दिया होता वॉल्यूम तो हम लगाते वॉल्यूम वाला फार्मूला। तीनों ही तरीके से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी की हमने डेंसिटी मान ली करीब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका जो है मोल आप क्या कैलकुलेट करिए? इसका आपको मोल कैलकुलेट करना है 1 लीटर पानी। अब देखिए लीटर तो दिया है पानी, लेकिन लीटर के साथ अगर डेंसिटी दे दिया तो यहाँ बात वॉल्यूम की नहीं, यहाँ बात वेट की आ गई। आप कहें तो वेट की बात कैसे आ गई यार? देखिए क्योंकि आपको जब उसने डेंसिटी दे दिया भैया, तो डेंसिटी का मतलब ये है कि आपको डेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा मास। आपको फार्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है 1 और वॉल्यूम दिया है 1000 लीटर, यानी देखा जाए दिया है 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो ml में होता है, तो वो डेंसिटी बहुत, ये हमारा हो जाएगा करीब 1000। डेंसिटी जो इसका मास आएगा वो करीब 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको वेट, अब क्योंकि ये हमने कन्वर्ट कर लिया वेट में, अब इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सेम फार्मूला लगा के हुए। तो क्या मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? 1000 और कितना है मॉलिक्यूलर वेट? वाटर कितना होता है? वाटर कितना होता है? काउंट करिए, H2O, ऑक्सीजन का 16, इसका 2 18, ये हो गया 18। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, ये करीब 18 पंचे 90, यहाँ बचेगा 10। ठीक है, तो 18 पंचे 90 हो गया, तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो 18 पंचे 90। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 1000 बटे 18 करके आप कर लीजिएगा 55 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे इसका जो है वो 55 पॉइंट समथिंग इसका जो है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कर लिया ना? इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। एक न्यूमेरिकल चलिए और देखते हैं हम लोग। अगर न्यूमेरिकल है कि 1 ड्रॉप वाटर, 1 बूंद पानी में कितने मोल होगा, और अगर उस 1 बूंद पानी का वेट दिया है 0.05 ग्राम। इजी तो क्या यार, सिंपल फार्मूला है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? 0.05 ग्राम। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट वाटर का? 18। यहां से कैलकुलेट कर लेना, तो कर ही लोगे आराम से, इजीली हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेटर यूज कर लेना, जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये सवाल हमारे जो थे वो वेट के बेसिस पे थे। अगर किसी कंपाउंड का वेट दिया है तो उसके बेसिस पे हम कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर दिया है तो क्या होगा, और वॉल्यूम दिया है तो क्या होगा। कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सभी में आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। पहला सवाल है 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल होगा। क्योंकि ग्राम दिया हुआ है तो फार्मूला वही लगेगा यूनिवर्सल वाला। कौन सा फार्मूला?
मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये यही फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब क्योंकि अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये होता है H2SO4, हाइड्रोजन का 2, 1 दूनी 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौको 64। आप जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 98। तो अब मोल कैसे कैलकुलेट करना है, वेट कितना दिया है भैया 392 डिवाइडेड बाय कितना है मॉलिक्यूलर वेट 90। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से 4 बार जाएगा, ठीक है, 100 चौके 400 लगभग, ये काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। कर लिया ना, है ना इजी, बहुत आसान सवाल है। इसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे। अब आते हैं लीटर्स की तरफ, ठीक है, हमने 4 सवाल एक ही तरीके से कर लिया, कौन से बेसिस पे, वेट के बेसिस पे। अब आते हैं हम थोड़ा सा वॉल्यूम के बेसिस पे। अगला कह रहा है कि एसटीपी या एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 44.8 लीटर हमारे पास CO2 है तो ये कितने मोल के बराबर होगा। तो आपको पता है कि एसटीपी पर या हम कह सकते हैं एनटीपी पर जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, और ये पूछ रहा है कि अगर 44.8 लीटर है तो कितने मोल के बराबर होगा। तो आराम से कर लोगे भाई, 2 मोल के बराबर होगा, तो कर ही सकते हो, 1 बराबर किया तो दुगुना कर दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो भैया ऐसे कर दो, हमने माना x के बराबर होगा। अब x बराबर कैसे निकालेंगे, x बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44.8 into 1 डिवाइडेड बाई 22.4 निकल जाएगा, ये हमारा 2 मोल के बराबर आ जाएगा, x बराबर 2 है ना। हमने वॉल्यूम के आधार पर भी कैलकुलेट कर लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6.022 into 10 to the power, हमारे पास ऑक्सीजन का 6.022 into 23 पार्टिकल है, बताइए कितने मोल के बराबर होगा। तो आपको सीधी सी बात पता है कि 1 मोल बराबर 6.022 या कहीं पर 23 लिखा जाता है, बात एक ही है, 23 पार्टिकल के बराबर होता है। अब पार्टिकल कितना दिया है सेम, इसका मतलब ये कितना होगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 मोल, बराबर ही तो है ना, इजी यार। अगला सवाल है 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट आपको पता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखिए, वहां पे वेट रखिए 9 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह 7.9 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40, तो 7.9 ग्राम बटे 40 कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी। अगला है 65.5 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, तो 65.5 मिलीग्राम को पहले कन्वर्ट करिए ग्राम में, ठीक है, उसके बाद उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना 12, ये मोल निकल जाएगा, है ना। बहुत इजी सवाल है, आप खुद से करिएगा और करने के बाद मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इजी है, ठीक है। अब एक सवाल आता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट एक नया टॉपिक है, मॉलिक्यूलर वेट हमने मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो वेट अपॉन ये आपका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, उसके वैलेंसी से डिवाइड कर दिया जाए, उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए। किसी भी मॉलिक्यूल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड। अब वैलेंसी फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी। अब ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एसिटिक एसिड CH3COOH, अब अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये टूटेगा CH3COO- में और H+, क्योंकि ये H+ रिलीज कर रहा है तो ये इसकी एसिडिटी है, ये क्या है इसकी एसिडिटी, और एसिडिटी है, इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं। कितने H+ रिलीज कर रहा है, 1, यानी 1 कटायन रिलीज कर रहा है, तो ये इसकी एसिडिटी हो गई 1, एसिडिटी कितनी हो गई 1। अगर उसी तरह से मैं आपसे कहूं कि चलिए मैं बात कर लेता हूं कुछ दूसरे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बात कर लेता हूं, या हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है भैया, ठीक है, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या मैं अब इसको मैं आपसे कहूं कि भैया इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो ये टूटेगा Mg2+ में और 2OH-, यहां से 2OH- निकल रहा है, तो ये इसकी जो बेसिसिटी है, OH जब निकलता है तो क्या होता है बेसिसिटी, और कितना निकल रहा है 2, तो इसकी एसिडिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2। अब अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का, अगर आपने कैलकुलेट किया हो तो कार्बन का 2 कार्बन है 12-24, 3 हाइड्रोजन है 24, 3 27 और 2 ऑक्सीजन है और 27 + 32, तो अगर आप जोड़े 16 × 32
तो 12 दूना 24, 24 3 27 और 27 प्लस 32, तो ये करीब हो जाएगा 27 30 32 का मतलब है, और 27 और 32 मतलब है कि 30 20 50 59 के आसपास है। 60 मान लेते हैं, 60 बाई 1 कर देंगे तो इसकी इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे निकालेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, 24 होता है, बाकी जोड़िएगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। समझ आ गया ना, बहुत इजी है यार। किसी भी मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होने के बाद कितने आयन रिलीज हो रहे हैं या कितनी एसिडिटी या बेसिसिटी शो कर रहा है, उसके मॉलिक्यूलर वेट को उसी से डिवाइड कर दो तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं फिर से। जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपसे कोई कहे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए, तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय, क्योंकि एसिड है या हम इसको वैलेंसी लिखते हैं, सीधी बात, वैलेंसी का मतलब उसमें एसिडिटी बेसिसिटी दोनों आ जाए। अब आपको H2SO4 निकालना है, तो ये टूटता है H2SO4, जब डिसोसिएट होता है पानी में तो ये निकालता है 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट 2 माइनस। देखिए यहाँ पे 2 प्लस निकल रहा है, 2 प्लस, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका होता है मतलब 98। आप जोड़ के देखिएगा, हाइड्रोजन 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 64, 98 आता है। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 98 बाई 2 इक्वल टू 49, है ना इजी। ये इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। ये डेफिनेशन से आप समझ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 हमारी तरफ से खत्म हो गया है, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर के साथ सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस पर 6 लेक्चर लगे हैं। अब मैं अगला मैराथन क्लास लेके आऊंगा 1 आध घंटे के आसपास की, और उसमें इस पूरे चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने बन सकते हैं, जितने आपके नीट में आज तक आए हैं, उन सारे की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू।